हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक को और देखते हैं कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशंस में क्या है इसमें इतना खास जिसे हम पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। क्यों एनसीईआरटी ने इसे छापा है अपने किताबों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा है, चैप्टर 1 के शुरुआत में ये लिखा है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर खतरे की घंटी पर था। खतरे की घंटी पर क्यों था, क्या हुआ था, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो लिखा है वही पढ़ते हैं। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 की सुबह में पेरिस शहर खतरे की घंटी पर था। राजा ने अपने सैनिकों को शहर में घूमने का आदेश दिया था। सैनिकों को देखकर लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि राजा इन सैनिकों को हमारे ही ऊपर गोलियां बरसाने के लिए भेज रहा है। इससे डरकर कुछ 7,000 मेंस एंड वोमेन्स टाउन हॉल के सामने होकर पीपुल्स मिलिटिया यानी लोगों की मिलिट्री बनाने का निश्चय किया। पहली बार आपने सुना पीपुल्स मिलिटिया यानी लोगों की मिलिट्री। ये बनाई गई राजा की सेना से लड़ने के लिए। लोगों ने अपनी मिलिट्री बनाई ताकि वह राजा की सेना को मार सके। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। आप लोग ये जो किताब में लिखा है उसके अनुसार अब लोगों ने अपनी मिलिट्री तो बना ली, लेकिन मिलिट्री को लड़ने के लिए वेपन्स भी तो चाहिए ना, बंदूकें भी तो चाहिए। इसके लिए इसको खोजने के लिए वे लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घूमने लगे, टूट पड़े, एकाएक लोग टूट पड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ताकि उन्हें कुछ हथियार मिल सके। इसी तरह कुछ 100 लोगों का ग्रुप जो कि शहर के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा था। वहाँ पर शहर की पूर्वी हिस्से में एक बास्टिल नाम का जेल था। बास्टिल एक किले की तरह जेल था। उसका फोटो यहाँ पर है, देख सकते हैं। ये जेल है, लग रहा है कि एक सुंदर सा महल है। लोगों ने तो इसे तोड़ दिया है, फिर भी देखने में लग रहा है एक महल है, लेकिन ये असल में एक जेल था। बास्टिल जेल की तरफ बढ़ा। लोगों की भीड़ ने सोचा कि यहाँ पर हमें कुछ हथियार मिल सकते हैं। अब हथियार जब लोग खोजने गए तो वहाँ पर पहले से ही कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। तो उनसे आप लड़ कर जीतेंगे तभी तो आप वहाँ से हथियार लेकर जाएंगे। पुलिस वाले या फिर सैनिक ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि हाँ भाई आओ मेरे कैंप में और यहाँ से आप हथियार लेकर जाओ, जो चाहिए लेकर जाओ, फिर सब फ्री का माल है, उठा लो जो चाहिए। ऐसा तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं। इसलिए वहाँ पर लड़ाई होने लगी। हथियारों की इस लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और वहाँ पर जितने भी कैदी थे उन सबको रिहा कर दिया गया। सिर्फ वहाँ पर 7 ही लोग बंधक बनाकर रखे गए थे। बास्टिल से सारे लोग घृणा करते थे क्योंकि ये राजा के डिस्पोटिक यानी अनियंत्रित पावर को दर्शाता था। बास्टिल को तोड़ दिया गया और इसके जो पत्थर थे उसे बाजारों में बेच दिया गया ताकि जो लोग इसकी तबाही को याद या फिर निशानी के तौर पर रखना चाहते हैं वे इसे खरीद कर रख सके, संभाल कर रख सके। अब इतना सब क्यों हुआ, लोगों के अपने ही राजा के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या रिजल्ट आया फ्रांस की सोसाइटी में, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस की जो सोसाइटी समाज थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता है, एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है कि 1774 में लुई 16 जो कि बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था उसने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। वह उस वक्त 20 साल का था और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी किया। सोचते हैं फ्रेंड्स, 20 साल की उम्र में वो फ्रांस का राजा बन गया था। हमारे यहाँ 20 साल के लौंडे सब खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गांजा सुट्टा पीते हैं और बगल में घूमते रहते हैं। ये एक मजाक था बस। उसके शासनकाल के दौरान उसने खाली खजाना पाया। लंबे समय से चले आ रहे युद्ध फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को एकदम पूरी तरह से बर्बाद कर चुके थे। इसमें भी वर्साइल जो कि एक भव्य महल था उसके रख रखाव का खर्चा लगता था, जिसमें फ्रांस की जो बहुत ही अधिक पैसे खर्च होते थे। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद की। ब्रिटेन अमेरिका और फ्रांस दोनों का ही शत्रु था।
भाई आपके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है और आप दूसरों को आज़ादी दिलाए जा रहे हैं। पहले अपने घर में तो देख लो कि जो आग लगी है अपने घर में उसे तो पहले बुझा लो, तब दूसरे के घर की आगे बुझाना। ऐसे लुई 16 उस वक्त समझे नहीं थे कुछ। अब अब ये जो वार हुआ जिसमें लुई 16 ने अमेरिका को सपोर्ट किया था, इस वार के कारण फ्रांस पर 1 बिलियन लिबरे का कर्ज चढ़ गया। फ्रेंड्स, लिबरे जो है वो एक फ्रांसीसी करेंसी है जो कि 1789 से पहले फ्रांस में यूज की जाती थी। जैसे अमेरिका में डॉलर होता है, हमारे यहाँ इंडियन रुपीज़ होते हैं, वैसे ही उस वक्त फ्रांस में लिबरे यूज की जाती थी। 1 बिलियन लिबरे का कर्ज था जो कि बढ़कर 2 बिलियन लिबरे से भी ज़्यादा हो गया। अब वैसे लेंडर्स जो कि राज्य को कर्ज देते थे उन्होंने भी 10% इंटरेस्ट की मांग करना शुरू कर दिया। इससे फ्रांस की सरकार को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट और लोन के पेमेंट में खर्च करना पड़ता था। अपने रोज के कामों को खर्चों को निकालने के लिए, आर्मी को मेंटेनेंस के लिए, दरबार को चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाने पर मजबूर हो गई। अभी तक ये जो दुख था वो फ्रांस की सोसाइटी के लिए पर्याप्त नहीं था, इनफ नहीं था। फ्रांस सोसाइटी 18th सेंचुरी में 18वीं सदी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें से सिर्फ 3rd स्टेट के मेंबर्स को ही टैक्स पे करना था। वो तीनों स्टेट्स कौन कौन थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लर्जी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, थर्ड स्टेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स, मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़कर बाकी सब थर्ड स्टेट में आते थे। क्लर्जी वैसे लोग थे जो कि चर्च वगैरह में रहते थे। नोबिलिटी वैसे जाति थी जो कि राजा के दरबार में काम करती थी, राजा के लिए काम करती थी। और इन दोनों को छोड़कर बाकी सब थर्ड स्टेट्स में आते थे। बिग बिजनेसमैन हो, कोर्ट्स के दरबार के ऑफिशियल्स हो, लॉयर्स, वकील वगैरह हो, पीजेंट, सब के सब थर्ड स्टेट्स में आते थे। अब पहले जो 2 स्टेट्स थे इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था और तीसरे स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। अब भेदभाव जहाँ होगा वहाँ पर विद्रोह तो होगा ही, ये एक सिंपल बात है। द टर्म ओल्ड रिगिम, जो ओल्ड रिगिम शब्द है इसे फ्रांस की सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है 1789 से पहले। यानी 1789 से पहले की जो फ्रांस सोसाइटी थी इसको डिस्क्राइब करने के लिए द टर्म ओल्ड रिगिम का यूज किया जाता है। फिगर 2, ये जो फिगर है ये हमें दिखाता है कि कैसे फ्रांस की जो सोसाइटी थी, समाज था, वो कैसे डिवाइड था। फ्रांस में लगभग 90% फ्रांस की जो आबादी थी वे लोग किसान थे। 90% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो किसान थी, जबकि सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग थे, किसान थे, जिनके पास अपनी ज़मीन हो जिस पर वे खेती कर सके। लगभग 60% लैंड जो थी वो नोबल्स के पास थी, चर्च के पास थी और थर्ड स्टेट में भी जो अमीर लोग थे उनके पास थी। द मेंबर्स ऑफ, जो पहले 2 स्टेट के मेंबर्स हैं जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी हैं, उन्हें जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी कि उन्हें कभी भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। वे लोग बहुत अमीर होते थे, क्लर्जी और नोबल्स जो थे वो बहुत अमीर होते थे। ये लोग तो पूजा पाठ कराकर पैसा लेकर अमीर हो जाते थे और ये लोग राजा से घपला मारते थे। इस तरह से ये दोनों अमीर थे और इन दोनों को पहले टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था। और थर्ड स्टेट के ज़्यादातर लोग किसान थे, बिजनेसमैन थे, वो सब के सब गरीब थे, उनको टैक्स पे करना पड़ता था। जहाँ पर इस तरह की हालात होगी वहाँ पर तो भाई रिवॉल्यूशन, क्रांति करना तो बनता है। चुप बैठकर कब तक लोग सहेंगे, और फ्रांस में भी हुआ यही। चलिए आते हैं टॉपिक पर। पीजेंट्स को राजा के लिए उनके घरों में, उनके फील्ड्स में काम करना पड़ता था, आर्मी में सर्व करना पड़ता था और रोड बनाने में भी पार्टिसिपेट कर, यानी जितने भी निचले स्तर के काम थे, खराब काम थे, उन सब को थर्ड स्टेट्स के लोगों को करना पड़ता था, किसानों को करना पड़ता था। किसान खेती बहुत कम और राजा के लिए फ्री में सेवा ज़्यादा किया करते थे। किसान एक इतने गरीब तो थे ही और उस पर से भी चर्च भी इनसे टैक्स लेता था, टिट्स के नाम से जिसे जाना जाता है।
फाइनली ऑल मेंबर्स अब इसी तरह से थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स को किसी न किसी तरीके से टैक्स पे करना पड़ता था। इनमें से कुछ डायरेक्ट टैक्स थे जो कि सीधा राजा के पास जाते थे, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो कि रोज़ के खाने पीने के सामान जैसे सॉल्ट और तंबाकू वगैरह पर लगाए जाते थे। जो फ्रांस की सोसाइटी की जो फाइनेंशियल बर्डन थे उसे अकेले ही थर्ड स्टेट्स के लोग ढो रहे थे। पहले 2 स्टेट्स को अधिकार मिले हुए थे कि वे लोग टैक्स नहीं भी भरेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। पहले 2 स्टेट जो कि काफ़ी लोग उसमें अमीर थे, उनसे आप टैक्स ले ही नहीं रहे हो और सिर्फ आप गरीबों से ही उनका खून चूसने में लगे हो, तो विद्रोह तो होगा ही, आपकी सरकार तो पलटेगी ही। जहाँ पर भी अन्याय होता है वहाँ पर विद्रोह करना तो बनता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये किसान यहाँ पर इसको कुछ दे रहा है, फल फ्रूट कुछ दे रहा है, और ये इसके पास इतना भी समय नहीं है कि इस किसान की तरफ एक प्यारी मुस्कान के साथ देख भी सके। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष। फ्रांस में लोगों को जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। आप सोच सकते हैं फ्रांस में उस समय हालात कितने ख़राब होंगे। और इसका सबसे मेन कारण था वहाँ की पॉपुलेशन, जो कि 1715 में 23 मिलियंस थी और 1789 आते आते 28 मिलियन हो गई। अब इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने पीने की डिमांड्स भी तो बढ़ेगी, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। वहाँ पर पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लेकिन फूड ग्रेन्स की जो उपज थी, प्रोडक्शन थी, वो नहीं बढ़ रही थी। अब इसी तरह फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में तेज़ी नहीं आने के कारण रोटी का दाम बढ़ गया। रोटी वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था, इसका दाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। बहुत सारे लोग वहाँ के वर्कर्स थे जो कि वर्कशॉप में काम करते थे, लेबर्स का काम करते थे वर्कशॉप में, जिनकी सैलरी उनके मालिकों द्वारा फिक्स की गई थी। बट जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से सैलरी नहीं बढ़ने के कारण गरीब और अमीरों के बीच का फासला बढ़ता गया। हालात तो और भी ख़राब हो जाते थे जब सूखा या फिर तूफान वगैरह से फसल खराब हो जाए। इसी तरह से फ्रांस में ओल्ड रिगीम के समय यानी 1789 से पहले सबसिस्टेंस क्राइसिस बहुत ही आम बात थी। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन को कहते हैं जब लोगों का बेसिक लिवलीहुड यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब भी खतरे में पड़ जाए। सोच सकते हैं हालात कितनी ख़राब होगी जब लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। लोग उस वक्त तो आंदोलन करेंगे ही ना, क्रांति करना तो बनता है। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस, मतलब मिडिल क्लास का उदय और उन लोगों के द्वारा एक कल्पना करना कि विशेषाधिकार प्रिविलेजेस खत्म होंगी। पहले तो पीजेंट्स और वर्कर्स सब ने मिलकर बढ़ते हुए टैक्स और फूड की कमियों के खिलाफ रिवोल्ट किया, क्रांति किया, आंदोलन किए, लेकिन वे लोग अपने आंदोलन को इतनी फुल स्केल पर नहीं कर पाए कि वो समाज में कुछ या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर में किसी भी तरह का चेंज ला सके। इसलिए इस आंदोलन को उन लोगों पर छोड़ दिया गया, थर्ड स्टेट के उन लोगों पर छोड़ दिया गया जो कि अब समृद्ध हो चुके थे, पढ़ लिख चुके थे और नए आइडियाज़ को गेन कर सकते थे। 18th सेंचुरी ऐसे ही एक सोशल ग्रुप की उदय का विटनेस बनी, गवाह बनी, जिन्हें मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता है। अब ये मिडिल क्लास लोग कौन थे? थर्ड स्टेट के वैसे ग्रुप जो कि प्रोस्पेरस हो चुके थे, जो पढ़ लिख चुके थे और नए आइडियाज़ को एक्सेस कर सकते थे, वही मिडिल क्लास थे। अब इनके पास इतना धन आया कैसे? हु हैड अर्न? इन लोगों ने अपने धन को विदेशों में काम कर विदेशों में बिजनेस कर गुड्स जैसे कपड़े वगैरह, वुलन क्लॉथ्स, सिल्क के क्लॉथ्स को बनाकर इन लोगों ने पैसे कमाए थे। अब इन क्लॉथ्स को, सिल्क और या फिर वुलन क्लॉथ्स को वे लोग या तो विदेशों में भेज देते थे या फिर उन लोगों के द्वारा बेच देते थे जो कि बहुत ही अमीर थे, जहाँ से इन्हें अच्छे खासी प्रॉफिट मिल सके।
मिडिल क्लास के लोग सिर्फ बिजनेसमैन या फिर मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं थे। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। वो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए जिसे जन्म से ही अधिकार मिले। एक अधिकार होता है जो कि आप अपने मेरिट पर बलबूते पर लेते हैं, एक होता है कि आपको जन्म से ही मिले। तो जन्म से ही जो अधिकार मिलते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। इनका कहना था कि किसी भी आदमी की समाज में क्या पोजीशन होगी वो उसके मेरिट पर डिपेंड करे। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा के घर में पैदा हो गया तो सिर्फ पैदा होने के कारण वो राजा बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें राजा होने का गुण हो वही राजा होना चाहिए। ये हम एक एग्जाम्पल दिए आपको। उन लोगों का कहना था कि समाज में किसी भी आदमी की समाज में क्या पोजीशन होगी वो उसके मेरिट पर डिपेंड होनी चाहिए। अब ये जो आइडियाज़ थे कि उनकी पोजीशन मेरिट पर हो, ये आइडियाज़ एक ऐसी समाज का कल्पना करते थे जो कि फ्रीडम, स्वतंत्रता और सभी के लिए सामान्य कानून और सभी को मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज़ फॉल, और ऐसे ही आइडिया, ऐसे ही सोसाइटी का ये लोग कल्पना करते थे जहाँ पर सबको फ्रीडम मिले, सबके लिए इक्वल लॉज हो और सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये जो आइडियाज़ थे इन्हें आगे रखा जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो ने। जॉन लॉक अपने किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के डिवाइन यानी दैविक शक्ति का विरोध करते हैं और राजतंत्र के एब्सोल्यूट राइट का भी विरोध करते हैं। जीन जैकस रूसो अपने किताब में कहते हैं कि आइडियाज प्रोपोजिंग ए गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखते हैं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव और पीपल्स के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। इन द मॉन्टेस्क्यू भी अपने किताब स्पिरिट ऑफ लॉ में एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं जिसका पावर डिवाइड किया गया हो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। ये जो मॉन्टेस्क्यू जो थे जिस प्रकार की गवर्नमेंट का बात करते थे उसी प्रकार का मॉडल, उसी गवर्नमेंट का मॉडल यूएसए में भी रखा गया था। जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई गई थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, अमेरिका की जो संविधान थे वो जिस तरह से अपने लोगों को इंडिविजुअल राइट्स देते थे, वे फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल साबित हुए। अब ये लोग तो अपने आइडियाज़ को किताबों के द्वारा फैलाते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो वे लोग भी तो इसमें रिवोल्ट में हिस्सा लिए ना। तो उन्हें कैसे इन आइडियाज़ के बारे में कैसे पता चला, तो इसी के बारे में अब देखेंगे। इनके जो आइडियाज़ थे ये बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी हाउस और सैलून्स में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किए जाते थे। सैलून्स जहाँ पर आप बाल कटाने जाते हैं और कॉफ़ी हाउस में डिस्कस किए जाते थे यहीं से। और ये सारे आइडियाज़ बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा फैले। जो ये आइडियाज़ थे इसे ग्रुप में बहुत ही लोग चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर से पढ़ा करते थे ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके जो कि पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। अब इतनी तेज़ी से आइडियाज़ इतने ज़ोरों शोरों से चर्चा होने के कारण, किसी भी आइडियाज़ के या न्यूज़ पर चर्चा होने के कारण ये भी खबर बहुत ही जल्दी लोगों के बीच में फैल गई कि लुईस 16 अब नए टैक्स को इम्पोज करने के लिए और टैक्स को बढ़ाने का प्लान कर रहा है, जिससे लोगों में एक गुस्सा पैदा हो गया और वे लोग इस विशेषाधिकार के सिस्टम के खिलाफ, प्रिविलेजेस के खिलाफ आंदोलन, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। उनका ये भी कहना था कि भाई आप टैक्स बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे टैक्स लो ना, सिर्फ थर्ड स्टेट को ही आप परेशान किए जा रहे हो। आप तो महल में मौज से रह रहे हो और लोगों को परेशान कर रहे हो। गरीब कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, कहाँ से आपको इतना टैक्स भरेंगे, ये भी तो सोचना चाहिए ना। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। लुईस 16 अब टैक्स बढ़ाना चाहता था। किन कारणों से ये आप पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। आप क्या सोचते हैं कि वे इसको कैसे किया होगा। फ्रांस में ओल्ड रिगिम के समय यानी 1789 से पहले
राजा के पास इतनी भी ज़्यादा शक्ति नहीं थी कि वो अकेले ही जब मन हुआ तब टैक्स बढ़ा दिए। इसके लिए उन्हें एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसको स्टेट जनरल की मीटिंग कहते थे। इसी मीटिंग में नए टैक्स का प्रपोजल पास किया जाता था। स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जहां पर तीनों स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे और वहां पर राजा ही डिसाइड करता था इनके सहमति से कि टैक्स बढ़ाया जाए या नहीं। लास्ट टाइम इसे 1614 में बुलाया गया था। अब ऑन 5 मई 1789 को लुईस 16 फिर से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाया ताकि नए टैक्स के प्रपोजल को पास करवा सके। वर्साइल के भव्य महल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया। जो पहले 2 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 300 थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव 300 थे एक स्टेट से, यानी फर्स्ट स्टेट से 300 लोग गए थे, सेकंड से 300 लोग गए थे और थर्ड स्टेट से 600 लोग गए थे। जो पहले 2 स्टेट के लोग थे वे आमने सामने मुंह कर बैठे हुए थे चेयर पर, जबकि थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे उन्हें पीछे में खड़ा होना पड़ा। सोच सकते हैं लोगों के साथ कितना अन्याय होता था, इन्हें कितनी शर्म लगी होगी। जबकि थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वे बहुत ही पढ़े लिखे समृद्ध लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था उस वक्त थर्ड स्टेट्स को। पीजेंट, आर्टिसंस, किसान, चित्रकार और वोमेन्स असेंबली में एंट्री नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने डिमांड को 40,000 लेटर्स 40,000 लेटर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया और उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन डिमांड्स को मीटिंग में लेकर गए। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन, जो पहले स्टेट जनरल में जो वोटिंग का सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार था कि हर एक स्टेट से सारे लोग मिलकर एक स्टेट, मान लीजिए अगर फर्स्ट स्टेट है तो पहले फर्स्ट स्टेट के सारे लोग मिलकर हाँ या ना में जवाब देंगे, यानी कि प्रत्येक स्टेट एक वोट करेगा। इस टाइम भी लुईस 16 ने यही परंपरा अपनाने का विचार किया, बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स, जो तीसरे स्टेट के जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने राजा को बोला कि भाई साहब 1 मिनट रुको, इस बार आप एक स्टेट से एक वोट नहीं लो, आप हर एक इंसान से एक वोट लो। मतलब ईच स्टेट 1 वोट के बदले आप ईच पर्सन 1 वोट लो। क्योंकि देखिए पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे उन्हें तो टैक्स देना था नहीं, इसलिए वे लोग हमेशा बोल देते थे कि हाँ भाई टैक्स बढ़ाओ। पहले और दूसरे स्टेट के लोग बोल देते हाँ भाई टैक्स बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अकेले ही चिल्लाकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो हाँ में ही जीत गया ना। इसलिए लोगों ने बोला, इस बार थर्ड स्टेट्स के लोगों ने बोला कि नहीं, आप एक आदमी से एक वोट लो, इस तरीके से आप इस बार वोटिंग सिस्टम करो। लेकिन राजा ने जब इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब थर्ड स्टेट के लोग प्रोटेस्ट में असेंबली से बाहर निकल आए। ये जो आइडियाज़ था कि आप एक आदमी से एक वोट लो, ये रूसो की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया था। अब जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने पूरे फ्रांस राष्ट्र के लिए अपने आप को एक अच्छा वक्ता के रूप में पहचाना। इसलिए 20 जून को वे लोग वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कसम खाया कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना दे जो कि राजा के पावर को एकदम लिमिट कर रख दे, उनके पावर पर एक सीमा लगा दे, नियंत्रण कर रख दे। दे वेर लीड बाई, उन्हें मीरा बेऊ और अब्बे सियाज लीड कर रहे थे। अब ये दोनों कौन थे भाई, बड़ी अजीब नाम है, मीरा बेऊ
अब्बेसियाज, इससे अच्छा मीराबाई से अच्छा इसका नाम कांताबाई रख देते। मीराबाई वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली, मीराबाई नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका यह सोच था कि किसी भी समाज में जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने वर्साइल के भीड़ के बीच में एक इतना पावरफुल स्पीच दिया जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए। ये देखिए यहाँ पर कैसे ये टेनिस कोर्ट है, यहाँ पर देखिए नेशनल असेंबली के लोग कैसे शपथ ले रहे हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक एक ऐसा संविधान नहीं बना दे जो कि राजा के पावर को नियंत्रित करे। अब्बेसियाज एक प्रीस्ट थे, पंडित थे, कलर्जी थे। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जिसमें लिखा उन्होंने व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, ये बता रहे थे भाई थर्ड स्टेट वगैरह कुछ नहीं होती, सब लोग फ्रेंच के निवासी हैं, सब लोग फ्रेंच के पर्सन हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब मिलकर टैक्स देंगे या फिर कोई टैक्स नहीं देंगे, ऐसा होना चाहिए। जब नेशनल असेंबली वर्साइल में कॉन्स्टिट्यूशंस को, संविधान को बनाने में बिजी थी, तब बाकी का फ्रांस गुस्से में बैठा हुआ था। मतलब वहीं पर नहीं, मतलब वहाँ के लोग गुस्से में थे। बहुत कड़ाके की जोरों की ठंड पड़ रही थी। जोरों की ठंड यानी बहुत ज़ोर से ठंड पड़ने का मतलब था कि इस बार की खेती खराब होगी, इसलिए द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, इसलिए जो रोटी की दाम थी वो बढ़ गई। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, वो जो बेकर्स थे, जो रोटी बेचते थे, ब्रेड बेचते थे, वे लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते थे और जमाखोरी करते थे, रोटियों को, ब्रेड्स को जमा कर लेते थे ताकि जब महंगाई बढ़ जाए तब वे बेच सकेंगे। बहुत देर तक लाइन में खड़े होने के बाद भी जब वोमेन्स को रोटी नहीं मिलती थी तब वे लोग गुस्सा कर शॉप में ही हंगामा कर देती थी, तोड़ फोड़ कर रख देती थी। एट द सेम टाइम, इसी समय राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ भाई पेरिस में देखो आखिर क्या है जिससे लोग इतना बवाल कर रहे हैं, लोग क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इसलिए 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बास्टिल, इसलिए 14 जुलाई को गुस्साए भीड़ ने बास्टिल को बर्बाद कर दिया। अब ये 14 जुलाई की ये जो कहानी है ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले ही पेज पर पढ़ा था, जब हमने बताया था कि चलिए देखते हैं आगे आखिर होता क्या है, क्यों राजा के ही खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। उसका कारण आपको इतना चैप्टर, इतना पेज पढ़ने के बाद मिलेगा। गांव के इलाकों में यह अफवाह फैल गई, गांव में यह अफवाह फैल गई कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर के जो लॉर्ड्स हैं उन्होंने गुंडों को हायर किया है, भाड़ा पर लिया है ताकि वे उनके पके हुए क्रॉप्स को बर्बाद कर दे। यह सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी ये सब अधिकतर अफवाह के कारण ही हुई। काउट इन फ्रेंजी ऑफ फियर्स, डर के कारण पीजेंट्स, बहुत सारे जिला में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीजेंट्स थे वे अपने अपने हलों को सीज कर दिए, रख दिए और चेटनक्स पर हमला कर दिए। चेटनक्स पर हमला कर दिए। एक ऐसा किला था, एक ऐसा घर था जो कि किंग और नोबल मैन से बिलोंग करता था, उस पर इन लोगों ने हमला कर दिया। वहाँ से ये लोग जमाखोरी की गई ग्रेन्स को लूटा, वहाँ से लूटा, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने दिमाग लगाया और जो जिनमें उनका ड्यूज था, मतलब बकाया वगैरह जो लिखा हुआ था, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद कर दिया, जला दिया, ताकि अब लो भाई घंटा लो, वसूलो, बहुत ज़्यादा पैसे वसूलने वाले हुए थे आप लोग, वसूलो, अब क्या वसूलोगे। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स, बहुत सारे लोग, जब किसान ने इस तरह से नोबल्स की पिटाई की, घर में घुसकर उनके अनाजों को जब ये लोग लूटने लगे किसान वगैरह, तब वहाँ से बहुत सारे नोबल्स अगल बगल के देशों में भाग गए। ये होता है डर। फेस्ड विथ पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड। अब इतनी तेज़ी से क्रांति होने के बाद लुई 16 ने आखिर नेशनल असेंबली के सामने में ये मान ही लिया कि अब से हमारे पावर को कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करेगा, नियंत्रित करेगा। 4 अगस्त की रात को असेंबली ने एक ऐसा
लॉ पास किया जिससे फेडरल सिस्टम को और टैक्स को एक ही स्टेट टैक्स देगी, इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेर फोर्स, जो क्लर्जी लोग थे उन्हें भी अपने अधिकारों को देने के लिए मजबूर किया गया। थीफ्स को, जो कि टैक्स चर्च के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, उसे बैन कर दिया गया। लैंड आउंड बाय चर्च वेर, वैसी ज़मीन जो कि चर्च के द्वारा आउंड की जाती थी उसे छीन लिया गया। अब इतना सब करते ही चर्च से उनकी ज़मीन छीन लेने के बाद, सारे अधिकारों को छीन लेने के बाद, पहली बार सरकार को 2 बिलियन लिबरेज की संपत्ति मिली। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया भाई। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली थी, अब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी थी 1791 में। इसका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था कि ये राजा के पावर को नियंत्रित करे, और चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन राजा को हम लोग ख़त्म करके रहेंगे। नेशनल असेंबली ने एक कसम खा लिया था कि और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन राजा की इस पावर को हम ख़त्म करके रहेंगे। अब ये जो पावर है एक हाथ में रहने की बजाय लोगों के बीच बांट दिए गए। लोगों के बीच मतलब सबके बीच नहीं, वहाँ पर लेजिस्लेटिव बना दी गई, एग्जीक्यूटिव बना दी गई, जुडिशियरी बना दी गई। दिस मेड फ्रांस इसी तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, जहाँ पर राजा तो होंगे लेकिन उनके पावर को संविधान नियंत्रित करेगा। जो संविधान में लिखा होगा वही राजा करेंगे। राजा अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में जैसे अभी भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का संविधान जो है, vested the power to make law in the National Assembly which was India। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे लोगों ने बनाया था नेशनल असेंबली में जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। उन्हें किसी ने इलेक्ट नहीं किया था, उन्हें किसी ने वोट नहीं दिया था नेशनल असेंबली के। डैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्म चूज द असेंबली, नॉट ऑल सिटीजन। अब ये 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें भी एक कमी थी कि ये सभी को वोटिंग राइट नहीं देता था। सिर्फ 25 ईयर से ऊपर के जो लोग थे, जिन्होंने एटलीस्ट 3 डेज लेबर्स में, मतलब लेबर के तनख्वाह के कम से कम 3 दिनों की तनख्वाह तक का टैक्स पे किया होगा, वही वोट एक्टिव सिटीजन्स होंगे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा। दे वेर इंटाइटल टू वोट, वही वोट देंगे। बाकी मेंस और सारी वोमेंस को पैसिव सिटीजन्स के रूप में करार कर दिया गया। टू क्वालिफाई एज एन एलेक्टर के रूप में क्वालिफाई करने के लिए किसी भी आदमी को टैक्स पेयर के हाईएस्ट ब्रैकेट से बिलोंग करना पड़ेगा। अब देखिए, एक तरह तो आप रिवोल्ट कर रहे हैं कि आपको मतलब इक्वलिटी चाहिए, और नेशनल असेंबली ने एक ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जिसमें सिर्फ राजा के पावर को नियंत्रित किया गया, लोगों को तो कुछ इक्वलिटी मिला ही नहीं। यहाँ पर आप भी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिए जिसमें सिर्फ अमीरों को दिया जाए। भाई टैक्स पे कौन कर सकते हैं? जो कि अमीर होंगे, और अमीर उस वक्त क्लर्जी और नोबल्स थे। अगर वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में अगर आ जाते उस वक्त, तो फिर से तो वही हाल हो जाता ना। उस वक्त राजा देश चलाते थे, फिर से क्लर्जी और नोबल्स देश चलाने लगेंगे, फिर से तो वही हाल हो जाएगा। गरीबों पर तो अत्याचार फिर से बढ़ने लगा ना। गरीबों के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। वैसे लोग जो टैक्स पे करते थे उन्हीं को आप सिर्फ वोटिंग राइट दे रहे हो। मतलब सरकार तो सिर्फ वे लोग ही चलाएंगे ना, जो गरीब हैं उनके पास तो कुछ वोटिंग राइट रहा ही नहीं गया। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने से और ना बनाने से? मतलब आपने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप राजा के पावर को नियंत्रित कर सके। ये तो भाई गलत चीज़ है। ये सब आँख वगैरह हटाते हैं। हाँ, अब देखिए, फ्रांस स्टेबलाइजेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, यानी फ्रांस अब राजतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करेगा और रिपब्लिक गणतंत्र को अपनाएगा। द सिचुएशन इन फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो टेंशन की, आगे के सालों में भी टेंशन के लिए बनी रही। जबकि लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया था, फिर भी
अब खोए हुए राज्य को पुनः पाने के लिए लुईस 16 पर्सिया के राजा के साथ सीक्रेट मतलब एकदम रहस्यमय बातचीत में मिल गया कि चलो भाई कानाफूसी करते हैं कि कैसे फिर से राज्य को वापस लिया जाए। रूलर्स ऑफ अदर नेबर्स मतलब आस पड़ोस के जो रूलर्स थे वे लोग भी इस बात से चिंतित थे कि भाई फ्रांस में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, आज जो उनके साथ हुआ वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए उन सब ने सोचा कि चलो भाई लुईस 16 का मदद करते हैं, अपने सेना को भेजकर मदद कर देते हैं ताकि इस सब को ख़त्म किया जा सके और इससे लोग ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो और हमें भी हमारे राज्य से निकाले नहीं। अब ये सब हो पाता, इतना सब लोग घपला करने का सोच रहे थे, ये सब हो पाता इससे पहले ही नेशनल असेंबली ये लोगों से भी तेज निकली और उसने अप्रैल में 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स मतलब हजारों लोग आर्मी में ज्वाइन के लिए अपीयर हुए। दे साव दिस वार, उन लोग इस युद्ध को राजा के और लोगों के बीच का मानते थे, इसलिए बहुत सारे लोग आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आ गए। अमॉन्ग द पेट्रियोटिक सॉन्ग, और वे लोग जब युद्ध के लिए निकले तो मार्सिलीज सॉन्ग जिसे पोएट रॉगेट दे एल इसले ने लिखा था, इस सॉन्ग को गाते निकले। मार्सिली पहली बार उस वक्त वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया था जब वो पेरिस शहर से निकल रहे थे। तो आज ये जो मार्सिली है ये आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। द रिवॉल्यूशनरी वार्स ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब ये जो क्रांतिकारी लड़ाई हुई थी इससे फ्रांस में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज मतलब आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वाइल द मेन वेयर फाइटिंग एट द फ्रंट, अब मर्द लोग जो थे मेंस थे वे तो सब युद्ध पर चले गए थे और बेचारी औरतों को अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता था, पैसे कमाने पड़ते थे और अपने घर का ध्यान भी रखना पड़ता था। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वेर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन, लार्ज सेक्शन जैसे कि हमने आपको बताया कि उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में वो सिर्फ राजा के पावर को नियंत्रित करता था, बाकी सब तो वैसे ही था, अमीरों का ही तो सिर्फ राज चलता था। इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई अभी भी रिवॉल्यूशन को बंद नहीं करना है, इसे आगे चलाते रहना है, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वे सिर्फ अमीर लोगों को ही पॉलिटिकल राइट देता है। इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वे एक इम्पोर्टेंट जगह बन गए जहाँ पर लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को डिस्कस किया करते थे और अपने भी कुछ व्यूज़ आइडियाज़ दिया करते थे कि भाई गवर्नमेंट को ऐसे नहीं ऐसे चलाना चाहिए। इनमें से जो सबसे सक्सेसफुल क्लब्स था वे था जैकोबियन क्लब्स, जो कि जैकोबियन क्लब्स अपना नाम सेंट जैकब, पेरिस में एक जगह है सेंट जैकब्स, वहाँ से जैकोबियन क्लब्स का नाम पड़ा। वोमेंस भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी इस पीरियड में और उन लोगों ने भी अपने क्लब्स को बनाया। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब्स, जो जैकोबियन क्लब्स के मेंबर थे वो बहुत ही गरीब लोग थे, उनमें ज़्यादातर लोग गरीब थे, उनमें अमीर तो बहुत ही कम थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, उनमें जैसे छोटे दुकानदार, आर्टिसियंस, जूता बनाने वाले लोग, केक वगैरह बनाने वाले लोग, घड़ी बनाने वाले लोग, प्रिंटर्स जो कि प्रिंट करते थे, और नौकर चाकर्स थे जो कि रोज़ की सैलरी पर काम करते थे। मतलब अगर आज वो काम करने नहीं जाएंगे तो आज उनको सैलरी नहीं मिलेगी, आज उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि इतने गरीब लोग थे। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर जैकोबियन क्लब्स का नाम ऊंचा किया। वे लोग उसमें मीटिंग किया करते थे। इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ए लार्ज ग्रुप एमोंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। एक जैकोबियंस का जो लार्ज ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए यहाँ पर फिगर में कि हम लोग एक ऐसा ट्राउज़र पहनेंगे जिसमें इस तरह से स्ट्रिप बनाए हुए होंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ट्राउज़र पहना है जिसमें स्ट्रिप बनाए हुए हैं।
दोज ओन बाई डॉक वेयर्स, जो कि डॉक वर्कर्स, ऐसा ही ट्राउजर डॉक वर्कर्स पहनते थे। डॉक वर्कर्स वेल वर्कर्स थे जो कि जहाज वगैरह पर काम किया करते थे। दिस वाज सेट देमसेल्फ, ये जो स्टाइल था कपड़ा पहनने का, ये दूसरे सेक्शन स्पेशली नोबल से इन्हें अलग दिखाता था। इट वाज अ वे, ये एक तरीका था जिसमें पहले से ही एक क्लेम किया जाए कि भाई अब आपकी सत्ता खत्म होने वाला है, अब हमारा राज आने वाला है, अब ये सब नहीं चलेगा, अब हम आ रहे हैं। ये पहले से ही इनका ड्रेसिंग स्टाइल एक क्लेम करता था। दैट जेकोबियंस कॉम, ये जो जेकोबियंस लोग थे इन्हें सैन क्लूटोट्स के नाम से जाना जाता है, ये जिसका मतलब होता है वैसे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। सैन क्लूटोस मेंस, और इन जो सैन क्लूटोस आदमी थे ये लोग ऊपर में सर पर एक लाल कलर का टोपी पहनते थे जो कि इनके स्वतंत्रता का प्रतीक होता था। वोमेंस को ऐसा पहनने का अलाउ नहीं था, उन्हें कोई हक नहीं था कि वे लोग अब भाई महिलाएं टोपी पहनेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। अब जैसे देखिए ये वोमेन है, इसके ऊपर आप ऐसे टोपी लगा देते कैसा लग रहा है, देखिए रेड कलर का टोपी, इसीलिए इन्हें अलाउ नहीं किया गया था ताकि जैकोबियन क्लब का नाम जग हंसाई नहीं हो जाए। अब 1792 के गर्मी के दिन में जैकोबियन जो लोग थे उन लोगों ने एक प्लान किया कि शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ प्लांट इंश्योरेंस, जो 1792 की गर्मी के दिन में जैकोबियंस क्लब्स के जो लोग थे उन लोगों ने ये प्लान किया कि भाई इस बढ़ती फूड की कीमत और ये जो अनाज की जो बहुत ही कम सप्लाई हो रही इसके बारे में तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगस्त की सुबह में 10 अगस्त की सुबह में वे लोग ट्यूलरीज नाम का पैलेस था, इस पर वे लोग टूट पड़े। मास्कर द किंग्स गार्ड, जो राजा के गार्ड्स थे उन्हें मार डाला। द किंग एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेड फॉर सेवरल आवर्स, और अपने आप को ही कुछ घंटों के लिए राजा बना दिया। ये तो अच्छा कि इन लोगों ने। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, बाद में असेंबली ने रॉयल फैमिली को गिरफ्तार करने के लिए वोट कर दिया। इलेक्शंस वेर हेल्ड, चुनाव हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 20 ईयर्स एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट, अब ये जो जैकोबियन लोग थे इन लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। यहाँ पर जो असेंबली के राजा थे उनको भगा दिया, टलरिस पैलेस को कब्जा कर लिया, और उन लोगों ने एक कानून बनाया कि अब जो भी आदमी 21 ईयर से अधिक है उन सब को वोटिंग राइट दिया जाएगा। अब इनमें धन का कोई भी मतलब नहीं होगा, धन का कोई भी मतलब नहीं होगा कि आप कितने दिनों का टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड, अब जो नया इलेक्टेड असेंबली था इसे कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पर गवर्नमेंट जो है और लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएंगे, मतलब हेड ऑफ द स्टेट वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल। कोई भी हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा, किसी का भी बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब किसी को भी राजा बनने के लिए अब चुनाव जीतना पड़ेगा। लुई 16 को देशद्रोह के इंजाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसे लोगों के बीच में प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड में फांसी पर लटका दिया गया। ये कांड हुआ 21 जनवरी 1793 को। फिर मैरी एंटोनेट को भी अपने पति के पास जल्द ही भेज दिया गया। रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का समय, एक ऐसा काल जब आतंक का समय हो। द पीरियड ऑफ 1793, मतलब 1793 से 1794 का जो पीरियड था इसे रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जिसका हम उस समय हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि जैकोबियन क्लब का हेड हुआ करता था, वो अब फ्रांस का मालिक बना, मतलब पीएम प्रेसिडेंट वगैरह बना।
वो एक ऐसा पॉलिसी फॉलो करता था जिसमें फ्रांस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, और पनिशमेंट में तो भाई कतई एकदम जहर, कोई भी तरह का कमी नहीं छोड़ा जाए। जो पकड़ा जाएगा अब तो गया, जो लपेटे में रोबेस्पियर के आ जाता था उसके बचने का कोई चांस नहीं था। एकदम पनिशमेंट में तो यार ये गर्दा पनिश करता था एकदम। और कंट्रोल, पूरी तरह से कंट्रोल। बेटा तुम लोग बिगड़ो, कितना बिगड़ोगे। ऑल दोज whom ही saw as being enemy, जिनको भी वो अपने दुश्मन के रूप में देखता था, और रिपब्लिक यानी गणतंत्र के लोगों के राज के दुश्मन के रूप में देखता था, चाहे वो नोबल्स हो, क्लर्जी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के आदमी हो, या फिर उसके अपने पार्टी के आदमी हो, वो किसी को छोड़ता नहीं था। वो सबको एक ही मेथड यूज करता था, उन्हें अरेस्ट करता था, जेल में डाल देता था, और ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी। और फिर अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी यानी दोषी पाई जाती थी तो उनका एक ही इलाज किया जाता था, उन्हें सीधा बिना इलाज के ऊपर भेज दिया जाता था। उन्हें गुलेंटाइन यानी कि एक ऐसा, मतलब देखिए ऐसा एक मशीन होती थी, इसमें गर्दन रख दिया जाता था, यहाँ पर ब्लेड होता था, खट से गर्दन सर से अलग, ऐसा मशीन वो बना कर रखा था। डॉक्टर गुलेंटाइन एक ऐसी ही मशीन का आविष्कार किए जिससे लोगों का गर्दन काटने में यूज किया जाए। भाई साहब ये मशीन भी बनाए तो एक ऐसी मशीन बना दिए जिससे और कुछ हो ना हो लेकिन लोगों की गर्दनें जरूर काटी जाएगी। सलाम है सर आपको। मतलब ये आइडियाज़ इनको आया कहाँ से सर? और कुछ बने ना बने लोगों का गर्दन काटने वाला ही मशीन बना देते हैं। भाई साहब आप कुछ और नहीं बना सकते थे क्या? रोबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन। रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उसने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें किसी भी चीज़ की जो मैक्सिमम की एमआरपी उसमें उसी वक्त लगा दी गई थी। मतलब किसी भी सामान को आप एमआरपी से ज़्यादा दर पर नहीं बेच सकते हो। मीट एंड ब्रेड वे राशन, मीट और रोटी बांटी जाती थी। पीजेंट्स वेयर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट, पीजेंट्स जो किसान लोग थे उन्हें अपने ग्रेन को सिटीज़ में फिक्स दाम पर बेचने के लिए फोर्स किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल असेंबली भी बनी जिसने राजा के पावर को तो नियंत्रण किया लेकिन लोगों से उनका वोटिंग राइट छीन लिया, वोमेन को पैसिव सिटीजन्स के रूप में दे दिया। वो उस वक्त जो बना था नेशनल असेंबली जो बनाई थी कानून, वो सिर्फ अमीरों के लिए थी, और रोबेस्पियर गरीबों के लिए कानून बनाए। लेकिन ये भी तो वही करने लगा ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजेंट्स को फोर्स करने लगा जबकि ये खुद गरीब लोग थे, और ये कानून भी, ये सरकार भी गरीब लोगों का था, लेकिन फिर भी ये गरीबों का ये भी खून चूसने लगे। इससे आप कह सकते हैं जो भी राजनीति में गए वो सिर्फ गरीबों के खून चूसने के अलावा और कुछ नहीं किए। पीजेंट्स वेयर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर पीजेंट्स जो किसान भाई थे उनको अपने अनाज को शहर में बेचने के लिए, और वो भी फिक्स प्राइस पर बेचने के लिए फोर्स करना मजबूर किया गया। द यूज ऑफ, और यहाँ पर मतलब महंगी आटा के भी यूज पर बैन लगा दिया गया। सारे सिटीजन्स को वही खाना खाना था, वही रोटी खाना था जो राशन मतलब जो सरकार देगी। कि कोई अमीर है तो ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खाएगा, जो गरीब है तो ख़राब खाना नहीं खाएगा। सबको बराबरी, इक्वल ब्रेड। देखिए ये नाम कितना अजीब है, इक्वालिटी ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी भी इक्वल। ऐसा भाई कौन कंट्रोल करता है यार? रोबेस्पियर भाई कुछ तो लॉजिक लगाना चाहिए था। इतना भयंकर कंट्रोल करोगे मतलब। ए लोफ मेड ऑफ होल इट। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच। इक्वालिटी जो थी, रोबेस्पियर का कहना था कि इक्वालिटी को बोल चाल के भाषा में भी दिखाई देनी चाहिए। आप इस तरह से रहो। वहाँ पर सर या मैडम के जगह मतलब सर को वहाँ पर मोनसियर कहा जाता था और मैडम को मडामे कहा जाता था। इन सब के अलावे, सर और मैडम के अलावे आप सिटीजन्स का ही सिर्फ यूज करोगे। मेल सिटीजन के लिए सिटियोन और फीमेल्स के लिए सिटियोनी के नाम ही यूज किया जाएगा। चर्च को बंद कर दिया गया और जो चर्च की जो बिल्डिंग्स थी इन्हें ऑफिस में या फिर सेना के घर के रूप में बैरक्स में बदल दिया गया। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो
रिलेंटेंसली दैट इवन हिज सपोर्टर। हाँ, वो इतना खतरनाक पॉलिसीज ही बनाता था कि उसके जो अपने लोग थे वो भाई बोलते थे भाई इतनी भी सख्त नहीं बनो, सख्त लौंडा नहीं बनो। उनके अपने लोग भी मॉडर्नाइजेशन थोड़ा चाहते भाई, मतलब आप कंट्रोल करो लेकिन इतनी खतरनाक तरीके से कि आप सीधे किसी का गर्दन ही काट दोगे। मतलब यार कुछ तो थोड़ा सा ढीला बनो, कुछ तो यार मॉडर्न बनो। उनका अपने लोग कहते थे। फाइनली उनके अपने लोगों ने उसे कोर्ट में खराब साबित कर दिया, गलत दोषी साबित कर दिया और उसे भी जुलाई 1794 में अरेस्ट कर लिया गया और उसके अगले दिन भी उसका भी गर्दन काट कर एकदम खिस्सा साफ कर दिया गया। अब डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी फ्रांस में डायरेक्टरी रूल कैसे आता है। द फॉल ऑफ जैकोबियन, यहाँ पर जब देखते हैं आप रोबेस्पियर को काट दिया जाता है, मतलब गुलेंटाइन कर दिया जाता है, तो जैकोबियन गवर्नमेंट गिर जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, सत्ता बिगड़ जाती है। द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट का जो ये पतन हुआ, ये वेल्थियर मतलब अमीर मिडिल क्लास के अमीर लोगों को पावर सीज करने का एक मौका दे दिया। फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि जिनके पास धन नहीं था वैसे सेक्शन के लोगों को वोटिंग राइट उनसे छीन लिया गया। इट प्रोवाइडेड, लेकिन इस बार 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। इस बार 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। देश देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, फिर एक डायरेक्टरी बनाई गई और एन एग्जीक्यूटिव और एक एग्जीक्यूटिव बनाई गई जिसमें 5 लोग थे। अब इतने लोग आप बना दिए, सबको पावर अगर आप सेम दे दोगे तो भाई यही होगा ना, आपस में लड़ाई झगड़े। वो बोलेंगे कि भाई ये मेरा कहना नहीं करता, ये बोलेंगे भाई मेरे तरीके से चलो, ये बोलेंगे मेरे तरीके से चलो। आपको पावर थोड़ा कम या फिर किसी को ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन फ्रांस में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। और ये एक ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक मिलिट्री का आदमी था, उसे राजगद्दी संभालने का, सत्ता में आने का मौका मिल गया और यहाँ से फ्रांस में डिक्टेटरशिप की स्थापना हुई। तो ऑल द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल। अब ये जो चेंजेस हुए, ये एक फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फर्टर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग। इट्स जब फ्रीडम लोगों को मोटिवेट करता रहा, बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ, फर्टर्निटी, ये सारे के सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमें आज दुनिया के सारे देशों में देखने को मिलते हैं। डिड वोमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं का अभी क्रांति जारी था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपने देखा और पढ़ा भी कि कैसे शुरुआत से ही महिलाएं भी इवेंट्स में, बहुत सारे रिवॉल्यूशन में एक्टिव रही, हमेशा साथ मिलकर काम की। फिर भी उन लोगों ने सोचा कि अगर हम क्रांति में रहेंगे तो हमें भी कुछ अधिकार मिलेंगे, हमारे भी दुखों का निवारण किया जाएगा, हमारे भी लाइफ में कुछ सुधार होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोस्ट ऑफ वोमेन्स ऑफ थर्ड स्टेट की जो अधिकतर महिलाएं थी, उन्हें जीने के लिए बहुत ही हार्ड काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज, उन्हें धोबीन के रूप में काम करना पड़ता था, कपड़े धोने वाली के रूप में काम करना पड़ता था, फूल वगैरह बेचना पड़ता था, सब्जी और फल फ्रूट बेचकर अपने घर को चलाती थी। कुछ तो नौकरानी का काम करती थी दूसरे के घरों में। अमीर लोगों के घर में बहुत सी औरतें नौकरानी का काम किया करती थी। मोस्ट वोमेन डिड नॉट हैव ए, बहुत सारी जो महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको कोई जॉब का ट्रेनिंग नहीं था। सिर्फ नोबल्स के डॉटर, वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे, सिर्फ उन्हीं की बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकती थी और इनके बाद उनके फैमिली अरेंज मैरिज कर दिया करते थे। वर्किंग वोमेन, जो महिलाएं काम करती थी, उनको अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता था, उन्हें उनके लिए खाना बनाना पड़ता था और पानी भरना पड़ता था। बहुत देर तक घंटों लाइन में खड़ा होकर रोटी का इंतजाम करना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चों को खिला सके। देयर वेज, इतना सब करने के बाद भी उनकी जो तनख्वाहें थी
वो जो मेल वर्कर्स थे उनके मुकाबले बहुत ही कम हुआ करती थी। इससे आप देख सकते हैं कि फ्रांस में जो वोमेन्स की सिचुएशन थी वो कितनी ज़्यादा ही ख़राब थी, दुखदाई थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस, अब वे लोग भी अपने हालातों को सुधारने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स ज्वाइन करना और उसको स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। लगभग उस वक्त फ्रांस के डिफरेंट सिटीज़ में 60 मतलब 60 वोमेन्स क्लब्स बन चुके थे। उनमें से सबसे फेमस जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वोमेन। इनमें से सबसे फेमस था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स, उनका जो सबसे मेन डिमांड्स था में से एक था कि महिलाओं को भी पॉलिटिकल राइट मिले, उन्हें जैसे कि मेंस को मिला हुआ है। वोमेन इस बात से बहुत दुखी थी कि 1791 के संविधान में कैसे उन्हें पैसिव सिटीजन्स के रूप में दिखा दिया गया। वे लोग वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड कर रही थी। उनका कहना था कि भाई हमें भी वोटिंग राइट मिले और हम भी लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएं, हम भी इलेक्शन में खड़ा हो सके और हम भी कोई राजनीतिक ऑफिस को ज्वाइन कर सके। ओनली देन दे फेल्ट, तभी उन्हें ये विश्वास होगा कि हमें भी देश को चलाने में और हमारी भी इस देश में कोई इज्जत है, किसी को परवाह है। इंटरेस्टेड बी रिप्रेजेंटेटिव इन अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज। कुछ शुरुआती सालों में रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी जो गवर्नमेंट हुई, सरकारें हुई, कुछ ऐसे लॉ बनाई जिससे वोमेन्स की जो जिंदगी है वो सुधार सके। टुगेदर विथ क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, राजकीय स्कूल बनाए गए और स्कूलिंग मतलब स्कूल जाना हर लड़की के लिए अनिवार्य कर दिया गया। देयर फादर्स, अब उनके जो पिता थे वह उन्हें अरेंज मैरिज करने के लिए कभी भी फोर्स नहीं कर सकते थे। मतलब महिलाओं को, लड़कियों को हक मिल चुका था कि वह अपने पसंद से किसी से भी शादी कर सके। अब ये जो मैरिज था इसे सिविल लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड, मतलब कि अब मैरिज सर्टिफिकेट भी बनने लगे थे सिविल लॉ के द्वारा। डिवोर्स को अब लीगल घोषित कर दिया गया था एंड कोई भी मेन और वोमेन बोथ कोई भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। वोमेन्स कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब महिलाओं को जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी और महिलाएं अब कुछ छोटे मोटे बिजनेस को चला सकती थी, चित्रकार बन सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी। वोमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन इतना तो दिया गया फिर भी वोमेन्स का मतलब मर्दों के समान पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। ये आगे भी जारी रहा। ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर के दौरान द न्यू गवर्नमेंट वोमेन क्लब्स एंड रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का, जब रोबेस्पियर का जब समय था उस वक्त नए गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल वोमेन्स के सारे क्लब्स को बैन करने का निश्चय दिया था। मैनी प्रोमिनेंट वोमेन, जो बहुत सारी वोमेन्स की जो लीडर्स थी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कितना को तो फांसी दे दी गई। वोमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग एंड वोमेन्स के जो ये मूवमेंट था वोटिंग के लिए और इक्वल मतलब बराबर सैलरी मिले। भाई जब काम हम बराबर करते हैं, जब हम भी तलवार चलाते हैं, जब हम भी दुकान चलाते हैं तो हमें भी इक्वल सैलरी तो मिलनी ही चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि हम एक दुकानदार हैं भाई, कोई औरत है और कोई दुकानदार है, अगर वह एक कुरकुरा बेचती है तो उसको भी तो उस कुरकुरे के लिए 5 ही रुपये मिलने चाहिए ना। जितना एक आम आदमी, जितना एक मैन बेचता है उसको भी 5 ही रुपये मिलने चाहिए ना, बराबर रेट ही मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, सेम काम के लिए भी डिफरेंट सैलरीज मिलती थी। तो नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी काउंट, अगले 200 सालों तक दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की जो मूवमेंट्स थी वह चलती रही। द फाइट फॉर वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेग मूवमेंट। ये जो वोटिंग राइट के लिए जो ये लड़ाई था ये चलता रहा 20th सेंचुरी के शुरुआत तक। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल ये जो एग्जाम्पल में ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच में कैसे वोमेन्स ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए आंदोलन किए, रिवोल्ट किए, ये लोगों को आज भी इंस्पायर करता है।
ये 1946 में यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस से एक साल पहले वोमेन्स फ्रांस की जो महिलाएं थी उन्हें वोटिंग राइट मिल गया। आखिरकार वे लोग सक्सेसफुल हुई और उन्हें वोटिंग राइट मिल ही गया। अब पढ़ते हैं द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। वन ऑफ द मोस्ट जो जैकोबियन के समय का जो सबसे मेन काम था वो ये था कि उन्होंने स्लेवरी को बंद कर दिया था। गुलामी का जो व्यापार होता था उसे बंद कर दिया गया। कैरेबियन में जो कॉलोनीज थी जैसे मार्टिन क्यू, गुडेलोप एंड सेंट डोमिंगो, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर तंबाकू, इंडिगो, शुगर्स और कॉफ़ीज़ का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सप्लाई किया जाता था। लेकिन उस वक्त यूरोप में यूरोपियन लोग अपने घरों से दूर जाकर एक ऐसी जगह पर जिनसे वो लोग जानते भी नहीं हो, उन जगहों पर यूरोपियन लोग काम करना नहीं चाहते थे। अब ये लोगों की अनिच्छा के कारण यानी काम नहीं करने की इच्छा के कारण से वहाँ पर ये जो प्रोमिनेंट कैरिबियन की जो जगह थी यहाँ पर लोगों की यानी कि लेबर्स की कमी होने लगी। अब कोई जाना चाहेगा नहीं भाई, किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, कोई जाना चाहेगा नहीं तो सीधी बात है कि वहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी लेबर्स की। अब इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड चलाएगा। अब ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है देखिए, यूरोप यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर आपका अफ्रीका है और यहाँ पर आपका अमेरिका है। यहाँ से यहाँ जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका। ये देखिए ट्रेंगुलर बना, यही है ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड। मतलब यूरोप में फ्रांस में लोगों को बांध दिया जाता था और उन्हें बोर्डेक्स नांतेस एक मतलब ये एक शिप स्टेशन है, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं ऐसे ही ये भी एक स्टेशन है जहाँ पर जहाज आती थी, जिसे आप बोल सकते हैं जहाँ पर जहाज वगैरह आती है, पानी की जहाज वगैरह, वहाँ पर सारे गुलामों को बांध कर रखा जाता था, उन्हें जहाज में डाल दिया जाता था, जहाँ पर दूसरे अफ्रीकन देशों के जो मुखिया थे, लोकल मुखिया थे, वे उन्हें खरीद लिया करते थे। ये जो गुलाम लोग थे इन्हें जहाज में बांधकर 3 महीने की यात्रा के बाद, 3 महीने की जल यात्रा के बाद इन्हें कैरेबियन लाया जाता था। वहाँ पर उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। वे लोग जब गुलामों को खरीदते थे तो उनका जी भर के शोषण करते थे, उनको बहुत ज़्यादा खटाते थे। अब इतने ज़्यादा जब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, इससे क्या हुआ कि यूरोप में मतलब लेबर्स की जो डिमांड थी वो पूरी होने लगी। फ्रांस में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो ये सब के उत्पादन बढ़ने लगे। आप सिर्फ सामान ही बनाए जा रहे हो, लोगों का दुख तो आपको समझ में आ नहीं रहा है। पोर्ट लाइक ये जो बोर्डेक्स और नांतेस जो पोर्ट्स थे ये भी जल्दी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगे। इन्होंने अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब आर्थिक समृद्धता को स्लेव ट्रेड के द्वारा ही पाया। 18th सेंचुरी तक बहुत ही कम इसके लिटिल क्रिटिसिज्म 18th सेंचुरी तक इसका बहुत ही कम विरोध हो रहा था फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स। नेशनल असेंबली में बहुत देर तक डिबेट्स होते थे कि भाई इसे बंद किया जाए कि नहीं किया जाए, लेकिन कभी भी नेशनल असेंबली को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक ऐसा कानून पास कर सके जिससे स्लेव ट्रेड बंद किया जा सके, क्योंकि वे लोग डरते थे। आप पहले ही पढ़े होंगे कि उस वक्त वोट कौन दे सकता था, जिन्होंने टैक्स पे किया हो, वो लोग ऐसे ही उसमें लोग थे जो हाईएस्ट पे ऑफ टैक्स ब्रैकेट से बिलोंग करते थे। मतलब उनमें बहुत सारे लोग अमीर थे और अमीर लोग ही वोट देते थे, इसलिए वे लोगों को डर था। बिजनेसमैन से वे डरते थे जिनके इनकम स्लेव ट्रेड्स पर ही डिपेंड करते थे, इनसे वे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। It was finally convention which in 1794 to free all slaves in French overseas possession। दिस कन्वेंशन है यानी जैकोबियन क्लब्स ने इसे 1794 में बंद कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ 10 साल के लिए ही बंद हो पाया। जैकोबियन क्लब्स के पतन के बाद नेपोलियन ने इसे फिर से शुरू कर दिया। जब नेपोलियन शासक बना तो स्लेव ट्रेड को फिर से शुरू कर दिया।
Plantation owners understood this freedom as including the right to enslave African। प्लांटेशन ऑनर से समझ चुके थे कि भाई आज़ादी भी कुछ कहलाती है। स्लेवरी को आखिरकार 1848 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी कि क्रांति और रोज की जिंदगी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या राजनीति किसी भी लोगों को इस तरह से प्रभावित कर सकती है कि वे लोग क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे? इसका डिसीजन तो जो लोगों को करना है वही न ले सकते हैं। राजनीति या फिर कोई भी राजनेता इसका डिसीजन ले ही नहीं सकता है, लेने का उनको अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए। द ईयर फॉलोइंग 1789, जो 1789 से जो पहले का जो समय था, सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन वुमेन्स एंड 1789 के समय के आसपास के जो समय थे उसमें लोगों ने अपने ज़िंदगी का बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें को देखा। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड ये सब कुछ नहीं है। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट सून द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। बास्टिल के तोड़ने के बाद, बर्बाद होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था जो कि आया वो ये था कि सेंसरशिप को 1789 की गर्मियों में एबोलाइज मतलब बंद कर दिया गया। अब सेंसरशिप होता क्या है कि जो जितनी भी मीडिया वगैरह होती है, मीडिया किताब जितनी भी किताबें छपती है उनमें ये राजा लोग जो होते हैं वे डिसाइड करते हैं क्या छापना है। कुछ ऐसी गलत चीज़ें तो नहीं छापी जा रही है जिससे लोगों को राजा के खिलाफ बुरा संदेश जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, उसे सेंसरशिप कहा जाता था। अब सेंसरशिप बंद हो गई जिससे जिसको जो मन वो छाप सकते थे, जिनकी मन में जो इच्छा है वो लोगों को बता सकते थे। अब डिक्लेरेशन, अब राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड। अब ये जो डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन का, ये ऐसा मतलब ये ऐसा बताता था जिसमें लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया और वे लोग क्या सोच रहे हैं वो उन्हें नेचुरल तरीके से बता सकते हैं। वे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब खराब चीज़ नहीं, जैसे कि आप बम फोड़ने वगैरह के बारे में नहीं सोच सकते हो। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स। अब सेंसरशिप बंद हुआ तो जिसको जो मन वो छापने लगे, अपने मन से राजा के विरोध होने लगे। जो भी सरकार गलत काम करती थी उसे लोगों को बताया जाने लगा जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। इसमें फिलोसफर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। अब कंक्लूज़न, इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का इम्पेरियर राजा घोषित कर देता है। ही सेट आउट टू कन्क्यूर, और वे आसपास के यूरोपियन देशों को जीतने के लिए निकल पड़ता है। उसने बहुत सारे डायनेस्टीज़ को बर्बाद किया, वो सबको मार दिया। बहुत सारे जो अगल बगल के देश के जो राजा थे उन सबको हराया, मार दिया और नए राज्य का स्थापना किया जहाँ पर वे अपने घर के लोगों को वहाँ का राजा जो वह जगह जीतता जाता, जो राज्य को जीतता जाता वहाँ पर अपने घर के लोगों को वहाँ का राजा बनाता जाता। नेपोलियन को यूरोप का मॉडर्नाइजर के नाम से भी जाना जाता है। ही इंट्रोड्यूस, उसने बहुत सारे कानूनों को पास किया, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मतलब खुद की प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए प्रोटेक्शन। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। ये सब के सब नेपोलियन बोनापार्ट्स ने ही इंट्रोड्यूस किए थे। इनिशियली बहुत सारे जो लोग थे शुरुआत में नेपोलियन को एक ऐसा पर्सन समझते थे जो कि उनको आज़ादी दिलाएगा, लेकिन बाद में जल्द ही नेपोलियन आर्मीज जो थी वो लोगों को एक इन्वेडिंग मतलब आक्रमणकारी बल के रूप में प्रतीत होने लगी। ही वॉज फाइनली, आखिरकार नेपोलियन 1815 में वाटरलू में हार गया। बहुत सारे उसके मैनी ऑफ हिज मीजर, बहुत सारे उसके जो आइडियाज़ थे, इसने आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, बहुत सारे जो आइडियाज़ थे जैसे कि स्वतंत्रता, बहुत सारे जो लॉज उसने दे रखा था वो आज भी नेपोलियन के जाने के बाद भी लोगों पर एक गहरा असर जमाए हुए हैं। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड
मतलब स्वतंत्रता का और जो डेमोक्रेटिक राइट, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इससे आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी का उदय हुआ। डेमोक्रेटिक राइट यानी वोटिंग राइट यहीं से आया, लोगों के द्वारा उसके राजा को चुने जाएंगे। ये सब के सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिलते हैं। ये सारे आइडियाज़ हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिलते हैं। ये आइडियाज़ जो थे ये फ्रेंच से, फ्रांस से यूरोप के सारे देशों में फैल गए कि वहाँ पर कैसे फ्यूडल सिस्टम को बंद किया गया। कॉलोनिस्ट पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट। जो जहाँ पर जो गुलाम लोग थे बहुत सारे, जैसे ब्रिटेन इंडिया को कब्जा किए हुए था, ऐसे ही साउथ अफ्रीका भी कब्जे में था। वहाँ के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान और राम मोहन राय भी एक ऐसे ही एग्जाम्पल थे जिन्होंने इस आइडियाज़ को पढ़ा, समझा और देश में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि इस आइडियाज़ को हमें देश में भी लाना चाहिए, हमें भी ब्रिटेन से आज़ादी चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पर आप दे सकते हैं राजा राम मोहन के बारे में लिखा गया। राजा राम मोहन वाज वन ऑफ दो, एक ऐसे थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। एंड यही सब इसमें है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस, कि क्या क्या कारण थे जिससे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन होने का क्या क्या कारण थे। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, ये जो रिवॉल्यूशन था इससे किस ग्रुप को सबसे अधिक फायदा हुआ होगा, किस ग्रुप को नुकसान हुआ है। ये सब यहाँ पर क्वेश्चन है। किस ग्रुप को अपने पावर को छोड़ना पड़ा था। विच सेक्शन वुड, कौन सा सेक्शन को दुखी होना पड़ा होगा इस रेवोल्यूशन से। डिस्क्राइब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई ये दुनिया के लोगों पर एक विरासत के रूप में थी। कौन कौन से आइडियाज़ फ्रांस रेवोल्यूशन से हमें मिलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से मिलते हैं, और ये एक कैसे लोगों के लिए विरासत है, दुनिया के लोगों के लिए कैसे विरासत के रूप में थी। आप ये सब इसमें लिख सकते हैं इसका आंसर। और आज के समय में हम लोग जो डेमोक्रेटिक राइट्स जी रहे हैं इसका कहीं ना कहीं बीज फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है। इस सब के बारे में एक लिस्ट बनाना है। वुड यू एग्री, क्या आप एग्री होते हैं कि जो यूनिवर्सल राइट का जो व्यू मैसेज है वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि आप नेपोलियन के उदय को, नेपोलियन के राइज को किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और कोई भी आपको गलती दिखी हो तो फ्रेंड्स बताना तो बिल्कुल ही ना भूलें। बाय।